हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, इसको कंडीशंस क्या होती है इसकी, और कैसे इसको हम निकालते हैं। किसी भी अगर कंपाउंड की मॉलिक्यूल की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कोई भी अगर कंसेप्ट आता है, कोई भी थ्योरी आती है, सबसे पहली बात तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है पूरा। ठीक है, प्रैक्टिकली ये मॉलिक्यूल में होता है या नहीं होता उसकी कोई प्रूफ नहीं है, बट ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक दिया गया है जो मॉलिक्यूल में हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो केमिस्ट्री में कोई भी अगर कंसेप्ट आएगा वो पुरानी किसी थ्योरी को अगर उसमें कुछ कमियां होगी पुरानी किसी थ्योरी में, तो उसको ही उन कमियों को दूर करने के लिए ही कोई ना कोई नया कंसेप्ट या नई थ्योरी आती है केमिस्ट्री के अंदर। तो इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन का है। इससे पहले एक थ्योरी थी वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें कुछ कमियां थी। अब उसकी बात करते हैं सबसे पहले वीबीटी की। तो वीबीटी में क्या कहा गया कि जो कोवेलेंसी होती है किसी भी एटम की, ठीक है, तो कोवेलेंसी जो होती है, कोवेलेंसी से मतलब क्या होता है, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वो कोवेलेंसी डिपेंड करती है कि उसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एटम के अंदर कितने हैं, वो उसकी कोवेलेंसी को डिसाइड करता है। ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कि कोवेलेंसी इज इक्वल टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो अब इस बात में क्या दिक्कत हुई, उसका एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूँ बेरिलियम के थ्रू। ठीक है, जैसे बेरिलियम है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2। अब यहाँ पे कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो है नहीं। ठीक है, कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी जो कोवेलेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0। ठीक है, 6c कार्बन की बात कर लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p2, इसकी कोवेलेंस कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब बेरिलियम को 0 कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि बेरिलियम के भी मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, BeF2, 2 बॉन्ड बना रहा है बेरिलियम, BeCl2, बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे हैं ऐसे। और कार्बन के हमें 2 की बजाय 4 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, CH4 CCl4, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के वीबीटी थोड़ी फेल होने लगी कि कोवेलेंसी को, जब उसने बताया कि कोवेलेंसी हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं। ठीक है, तो जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग होती है और उससे कोवेलेंसी आती है। तो ये जो कंसेप्ट है ये गलत होने लगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने सजेस्ट क्या किया, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया कि जब हम कोई भी एटम लेते हैं तो उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताए। ठीक है, तो एक तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये एक आइसोलेटेड एटम का लिखा हुआ है। आइसोलेटेड एटम जो अभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। बट अब जब बॉन्डिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो कोई बॉन्डिंग के टाइम पे एटम्स पास में आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब एटम्स पास में आएंगे कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होने लगता है। और इस ट्रांजिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बॉन्डिंग के टाइम पे, वो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता ही नहीं है। यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करते हैं जिनकी अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी होगी। अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी का मतलब है कि जो मेन सेल है उसमें ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि 1s2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके कहा जाएगा बाहर वाले ऑर्बिटल में, 2s1 और 2p3। ठीक है, तो जो पहले ऐसा था ऑर्बिटल कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, वो ऑर्बिटल्स चेंज होकर कैसे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो अब ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अब ये कितने हैं, 4। अब यहाँ पे इसकी जो कोवेलेंसी है वो 4 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है एक्साइटेड स्टेट का, उसने यहाँ पे कोवेलेंसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी इन्वॉल्व होने की वजह से एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उस पर हम डिसाइड करेंगे कि कोवेलेंसी क्या रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल। अगर ये CH4 का ही एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो CH4 में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक s ऑर्बिटल है तो 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड तो बनेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए कि जो 3 बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है, जो 3 बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड बनने चाहिए ये तो p ऑर्बिटल से मिलेंगे और ये s से बनेगा। ठीक है, ये 3 p से बनेंगे और ये एक s से बनेगा। तो
इनकी जो इस बॉन्ड की जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इससे डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि ये इस ऑर्बिटल से मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी, इसकी स्ट्रेंथ बॉन्ड की, और इसका जो एंगल होगा वो बाकी तीन जो बॉन्ड है उनसे कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए, ठीक है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अब ये जो है डिफरेंट नहीं रहता है, ये जो एंगल और ये जो स्ट्रेंथ है ये सभी बॉन्ड की हमें सेम देखने को मिलती है, और यहीं पर राइज होता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि ये डिफरेंट तो होने चाहिए थे बट ये सेम है। अब ये सेम क्यों है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इस बात को एक्सप्लेन कैसे करता है कि CH4 के अंदर जो चारों बॉन्ड होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, और उन सभी में बॉन्ड एंगल भी हमें सेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब CH4 का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि सेंट्रल एटम है कार्बन। तो कार्बन 6C, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोलेटेड एटम का वो था 1s2 2s2 और 2p2। लेकिन एक्साइटेड स्टेट की जब हमने बात की थी तो उसमें हो गया था 1s2 2s1 और 2p3, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ये 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं तो ये बिकॉज सेम सेल के ऑर्बिटल्स हैं तो इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम है, ठीक है, स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस है। तो अब ये एनर्जी डिफरेंस बिकॉज कम है तो यहाँ पे एक फिनोमेना देखने को मिलता है कि जिसमें कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है जिनमें एनर्जी डिफरेंस कम है इनकी आपस में मिक्सिंग होती है, जिसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ये इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जनरेट होंगे जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी जो शेप और एनर्जी है वो सेम रहती है, आइडेंटिकल शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल शेप और सेम एनर्जी के, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में। अब बिकॉज ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी हम बोल सकते हैं, इनकी एनर्जी भी सेम है और आइडेंटिकल शेप के हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो CH4 के अंदर जो चार बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड है वो हमें सेम देखने को मिलते हैं, सेम एनर्जी के और सेम बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी एनर्जी भी सेम है और आइडेंटिकल शेप के भी है, ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है जिसमें कि इंटरमिक्सिंग हो रही है और नए ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेना इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ध्यान रखना है एनर्जी जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, तो इसीलिए ये सेम मेन जो मेन सेल है इनकी सेम मेन सेल होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमेना इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी intermix together to generate new set of orbitals of identical shape and same energy. So this is the, तो अभी मैं बताता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंडीशंस इनकी, ठीक है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो या फिर कंडीशंस भी इनको बोल सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है, दोनों ही इसमें मिक्स है यहाँ पे। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए इंटरमिक्सिंग के लिए उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के होने चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा डेल्टा ई शुड बी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, वो है इनकी शेप से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आइडेंटिकल शेप के होते हैं, तो ये जो आइडेंटिकल शेप है वो कैसी है उसको समझना आप। ये जो आइडेंटिकल शेप है वो कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है, जिसमें कि इसको बोलते हैं हम मेजर लूप और ये रहता है माइनर लूप। जैसे पी ऑर्बिटल का आप समझोगे कि पी ऑर्बिटल की शेप होती है कुछ ऐसी डबल शेप की, जिसमें कि दोनों ही जो लूप्स हैं वो सेम साइज के रहते हैं, लेकिन ये तो है पी ऑर्बिटल और ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो एक तो रहेगा इसमें मेजर लूप और एक रहेगा माइनर लूप। कई बार हम क्या करते हैं कि इसमें माइनर लूप को दिखाते ही नहीं है और केवल एक ऐसा गुब्बारा सा बना देंगे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो उसकी शेप ऐसी ही रहने वाली है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि आइडेंटिकल ऑर्बिटल, आइडेंटिकल शेप के हमें ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई शेप के बारे में बात। तीसरी जो पॉइंट है वो है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हमें इंटरमिक्सिंग के बाद यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे एक s और दो p ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था तीसरा पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें फोर्थ पॉइंट होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कभी भी आपको आइसोलेटेड एटम में देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन
जो है बॉन्डिंग के टाइम पे ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्डिंग के टाइम पे एनर्जी इन्वॉल्व होती है और वही एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने के लिए, तभी ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं मिलेगा आपको देखने को आइसोलेटेड एटम में। तो नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम। ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिफ्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल है तभी ओवरलैपिंग होगी, तभी इंटरमिक्सिंग होगी। ये जो फिनोमेना है ये कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कब होता है? ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के टाइम पे, कि जब एक ऑर्बिटल के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और दूसरे ऑर्बिटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और ये अपना कंप्लीट ट्रांसफर होता है यहाँ पे। तो इस टाइम पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसी टाइम पे ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना होगा और यही रीजन है कि कंप्लीटली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट क्या है इसमें कि इनकी नेमिंग के बारे में, कि इनकी नेमिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग कैसे होगी? इनकी नेमिंग होती है देखो ऐसे। तो नेमिंग रहेगी, डिपेंड करेगी इनकी कि कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो नेम रहेगा एसपी। एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो नाम रहेगा sp2। तो एस ऑर्बिटल तो हमेशा सेम एक ही रहेगा और नेमिंग में क्या होगा? जो जितने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल होंगे वो पी की पावर में चले जाएंगे, तो sp2। ठीक है, जैसे एक एस और तीन पी ऑर्बिटल है तो नाम हो जाएगा sp3। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, यहाँ पे दो sp ऑर्बिटल मिलेंगे, यहाँ पे तीन मिलेंगे और यहाँ पे चार sp3 ऑर्बिटल मिलेंगे। मैंने नाम बताया यहाँ पे आपको कि नाम कैसे डिसाइड करते हैं, कि एक एस और जितने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, जितने भी नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल रहेंगे वो पी की पावर में जाएंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 6 टाइप बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही पढ़ेंगे, जिसमें कि एस और पी हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, एस और पी ऑर्बिटल है वही इन्वॉल्व है। डी वाले हम नहीं पढ़ेंगे, जिसमें कि sp3d sp3d2 और sp3d3 आते हैं। ठीक है, केवल 3 ही देखेंगे यहाँ पे हम। तो पहला यहाँ पे बनता है टाइप्स की, अगर बात करें टाइप्स में पहला है sp sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा p ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल, और इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे दो sp ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी sp रहेगा, ये भी sp ऑर्बिटल रहेगा। इस तरह के दो ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल रहते हैं ये हमेशा इस तरह से लाई करेंगे कि इनमें रिपल्सन मिनिमम हो। तो अगर दो sp ऑर्बिटल हैं तो उनमें रिपल्सन मिनिमम होने का तरीका है कि वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो इनमें जो एंगल देखने को मिलता है वो 180 डिग्री का रहेगा। ठीक है, और इसी वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा लीनियर शेप के रहते हैं। ठीक है, लीनियर शेप देखने को मिलती है इसमें। अगर एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, वो रहता है BH2 और BF2 या BeCl2। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। अगर आप BH2 में निकाल रहा हूँ कि कैसे ये sp हाइब्रिडाइजेशन आया है तो वो देखते हैं एक बार। BH2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो BH2 में B का जो बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p0। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट का है। अब इसमें एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि 1s2 2s1 और 2p1। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे। 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा? BeH2 का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे हम बात करें परसेंटेज s कैरेक्टर की कि s की कितना कैरेक्टर रहेगा इसमें, तो अब यहाँ पे 100% होता है टोटल। अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलता है? 50%। अब 50% डिवाइड होगा दो उसमें ऑर्बिटल्स में, तो 50% s कैरेक्टर और 50% ही p कैरेक्टर। मतलब इस ऑर्बिटल में 50% s के कैरेक्टर रहेंगे और 50% p के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी इसमें जो सेकंड टाइप आता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो अब इसमें कैसे बनेगा ये कि एक तो इसमें s ऑर्बिटल रहेगा और दो p ऑर्बिटल रहेंगे। तो p ऑर्बिटल यहाँ पे px py या px pz या फिर py pz, कोई भी दो ऑर्बिटल हो सकता है, कोई भी दो p ऑर्बिटल हो सकता है। तो यहाँ पे एक हो गया p ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हो गया, कुछ इस तरह का। तो इस तरह से यहाँ पे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो तीन sp2 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। तो एक sp2 ऑर्बिटल,
तीन sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी sp2 रहेगा, ये भी sp2 रहेगा और ये भी sp2 रहेगा। अब ये जो तीन ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में 120 डिग्री का एंगल बना के रखते हैं। तो कैसे एंगल बनता है इसमें, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनमें आपस में 120 डिग्री का एंगल रहेगा, तो 120 डिग्री का एंगल रहेगा और इससे जो शेप बनती है वो बनती है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप मिलती है, ठीक है। मॉलिक्यूल में जो शेप रहेगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगी और एंगल बोन एंगल रहेगा 120 डिग्री का। और इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो ज्यादातर बोरोन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे कि BeF3 या BCl3, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इनमें जैसे BF3 की जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। जैसे फैन जैसा रहता है ना, फैन में जो तीन जो इसकी पकड़ी होती है, इस तरह से ही BF3 की शेप होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो 100% को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 33.33%, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल कितना रहेगा, ये रहेगा एस ऑर्बिटल का परसेंटेज करेक्टर 33.3, और पी ऑर्बिटल कितने हैं, दो पी ऑर्बिटल है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 33.3 को, तो 66.66% रहेगा पी का करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी का करेक्टर कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, पी की प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये है sp2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या रहेगा, एक s ऑर्बिटल रहेगा और तीनों p ऑर्बिटल px, py और pz तीनों p ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। और इस तरह के p और चार यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 sp3 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो sp3 ऑर्बिटल्स, अभी जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स रहते हैं ये आपस में इनका आपस में जो एंगल रहता है वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। ये जो एंगल रहेगा इसमें 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बना के रखते हैं, और इससे जो शेप बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल शेप। तो मॉलिक्यूल में जो शेप आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें तो कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के रहता है, जैसे कि CH4 हुआ या फिर C2H6 हुआ, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रल शेप में रहेंगे और इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही देखने को मिलता है। अगर परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो 100 को आप डिवाइड करो 4 से, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है तो यहाँ पे आएगा 25%। अब इस 25% में एक तो एस ऑर्बिटल है, तो एस का जो परसेंटेज करेक्टर रहेगा वो रहेगा 25%, ठीक है। और अगर 25 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से आप तो आएगा 75%, तो 75% पी का करेक्टर रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये रहेगा इसमें परसेंटेज एस करेक्टर। और जो एग्जाम्पल है वो है कार्बन के ज्यादातर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे इसमें। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसे ऐसे डब्बे बनाओ कि जो सेंट्रल एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके डब्बे बनाओ और ऑर्बिटल्स के, और फिर उनको फिल करो, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके। तो एक तो वो तरीका है जो कि तब कारगर साबित है अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, ठीक है, कॉम्पिटिशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइक नीट और जेई में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे तो आप ऐसे ऑर्बिटल नहीं बना सकते हो कि ऐसे ऑर्बिटल बनाए एक और फिर इतना टाइम लगाओ आप, तो वहाँ पे तो आपको जल्दी निकालना पड़ता है। तो उसके लिए जो है दूसरा मेथड आता है जो कि शॉर्ट ट्रिक जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या सुपर ट्रिक भी इसको बोला जाता है। तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होती है आपको एक वैल्यू, जेड की वैल्यू, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आप निकालते हो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और वो होता है सेंट्रल एटम के लिए, कि जो सेंट्रल एटम है उसके लिए आप जेड की वैल्यू निकालते हो, उससे डिसाइड करते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। अब पहले जेड की कौन सी जेड की वैल्यू के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू ये जेड की वैल्यू निकालना और इसका फॉर्मूला क्या है जेड की वैल्यू के लिए वो देखेंगे। तो जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब 2 आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 है तो s और p दो ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 2 जेड वैल्यू तो sp हाइब्रिडाइजेशन दो ही इसमें ऑर्बिटल है। जेड की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, 4 है तो sp3 हो जाएगी, 5 है तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर 6 है तो यहाँ पे हो जाएगी 2 3 4 5 6 sp3 d2, और 7 अगर है तो ये हो जाएगी sp3 d3, ठीक है। तो जेड की ये वैल्यूज के लिए हाइब्रिडाइजेशन इधर लिखते हैं। अब ये जेड की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखो आप,
तो Z इज इक्वल टू जो होता है उसका फॉर्मूला है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया Ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज कि मॉलिक्यूल पे क्या पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में मोनोवैलेंट साइड एटम, मोनोवैलेंट साइड एटम्स, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है और इससे आपको मिल जाएगी जेड की वैल्यू, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये जेड की वैल्यू एक्जैक्टली प्रैक्टिकली निकलती कैसे है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सपोज करो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके लिए मुझे निकालनी है जेड की वैल्यू और हाइब्रिडाइजेशन में बतानी है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जेड इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 5। अब बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज तो कोई नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो फिर यहाँ पे चलेंगे हम मोनोवैलेंट साइड एटम्स के ऊपर। तो मोनोवैलेंट साइड एटम्स कितने हैं, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मोनोवैलेंट साइड एटम्स है इसका मतलब क्या है कि ये हो सकते हैं HCl, Br और F, ऐसे ऐसे मोनोवैलेंट साइड एटम्स होंगे। अगर डाइवैलेंट है तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन टाइप मॉलिक्यूल्स को हम जो कि मल्टीवैलेंट होता है जिसमें डबल बॉन्ड बनते हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल मोनोवैलेंट एटम्स ही लेंगे। तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी इसकी वो आ जाएगी 4, और 4 की वैल्यू के लिए कितनी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं एक बार जो है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के लिए ऑक्सीजन के लिए कैसे निकालेंगे 1/2, इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो है 2 और 6, तो 6 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ना तो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल एटम है। मोनोवैलेंट एटम की बात करें साइड एटम कितने हैं 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 4, और ये 1/2 इंटू 8, और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रल एटम में निकालने का तरीका। न्यूट्रल एटम में तो कोई भी इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बस आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट साइड एटम ही देखने हैं।